स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के स्टेट इलेक्शंस को इस साल होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो इन इलेक्शंस को सेमीफाइनल का ये टैग सिर्फ चुनावी आंकड़े के नतीजों की वजह से नहीं मिला है, बल्कि इन चुनावों को ये टैग इलेक्शंस में लगातार बढ़ते खर्चों और राजनीति के उलझते समीकरणों को देखते हुए दिया गया है। दोस्तों, रिसेंट इलेक्शंस में जहां एक और बहुत से राजनीतिक दल एक दूसरे को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से चुनौती दे रहे थे, जिन्हें समझना भी बहुत मुश्किल था, वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में पैसे भी पानी की तरह बह रहे थे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव के दौरान इन 5 राज्यों में 1750 करोड़ से ज्यादा इलीगल करेंसी को सीज किया गया, जो कि साल 2018 की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। मगर इन सब के बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि आज भी जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता के प्रति ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है, जहां वो अपने इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजंस की ट्रांसपेरेंसी से लेकर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए जनता के प्रति वचनबद्ध नहीं है। इसी बात पर सवाल खड़ा करते हुए इसी साल एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फायर की गई, जहां उनकी अपील थी कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर लाया जाए, जिससे देश की जनता उससे सीधे सवाल पूछ सके और अपने सूचना का अधिकार का लाभ उठा सके। देखा जाए तो इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही साथ देश की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं। खैर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का पक्ष लेते हुए उन्हें RTI के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर लाना क्यों जरूरी है, और आखिर क्यों जनता की सेवा का दावा करने वाली खुद पॉलिटिकल पार्टीज इसके विरोध में है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक UPSC मेंस GS पेपर 2 के गवर्नेंस और GS पेपर 4 के प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के अंडर लाने की जरूरत क्यों है। देखिए, असल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके इस मल्टी पार्टी सिस्टम पर टिका हुआ है, जहां पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने से लेकर देश की जनता के पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना और गवर्नेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन देना इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है। मगर इन पार्टीज के इतने इंपॉर्टेंट रोल के बाद भी अक्सर देश के पॉलिटिकल सेटअप और इन पार्टीज को उनकी फंक्शनिंग और खासतौर पर उनकी फंडिंग में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पर समय समय पर नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, हॉर्स ट्रेडिंग यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के खरीद फरोख्त और पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन, साथ ही कैंडिडेट्स व लीडर के सिलेक्शन प्रोसेस तक पर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज में होने वाली फूट, जो अक्सर डिफेक्शंस, फ्लोर क्रॉसिंग या कोलिशन ब्रेकडाउन्स के रूप में सामने आती हैं, वो भी देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने का काम करती हैं। ऐसे में अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर लाया जाए तो इससे उन्हें और अधिक ट्रांसपेरेंट और जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा। साथ ही इन पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। दोस्तों, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट एड-ऑन्स और प्राइवेट डोनेशंस के जरिए हर साल एक सिग्निफिकेंट फंडिंग रिसीव करती है। यहाँ तक कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में देश की 7 नेशनल पार्टीज की 66% इनकम और रीजनल पार्टीज की 76% इनकम अननोन सोर्सेज से प्राप्त हुए फंडिंग से हुई थी। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एड-ऑन्स के रूप में बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे स्टेट ओन्ड मीडिया में फ्री एयर टाइम, टैक्स एग्जम्पशंस, लैंड अलॉटमेंट्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जैसी कई और भी चीजें शामिल होती हैं। ऐसे में देश की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर ये पार्टीज इन फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। साथ ही क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अननोन फंड सोर्सेज की वजह से किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में तो नहीं है। अगर RTI एक्ट के अंदर इस तरह के इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जाता है तो इससे सिटीजन्स ये जान पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड्स को कहां से रेज कर रही है, क्या वो ऐसा करने में एथिकल, नॉर्मल और लीगलिटीज को फॉलो कर रही है, या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। दोस्तों, इससे पब्लिक फंड्स और रिसोर्सेज के मिसयूज पर कुछ अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स के कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस और फॉरेन डोनर्स को भी फिल्टर किया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए तो इलेक्शन में एक पार्टी के द्वारा खड़े किए जा रहे कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस पूरे इलेक्शन की डेमोक्रेटिक क्वालिटी और गवर्नमेंट में लीडर्स की रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है। मगर इसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे प्रोसेस को लेकर ओपेक और आर्बिट्रेरी तरीकों से एक्ट करती हैं, जहां एंड तक ये पता नहीं चलता कि एक पार्टी की सीट से किस रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करने वाली है। यहाँ तक कि अक्सर ये देखा जाता है कि इलेक्शन हो जाने के बाद भी हफ्तों तक इस बात का भी फैसला नहीं हो पाता कि राज्य में CM और होम मिनिस्टर इत्यादि जैसे पद किन रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जाएंगे या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये पद क्यों दिया गया। ऐसे में पूरा प्रोसेस ही पर्दों के पीछे पब्लिक स्क्रूटनी और पार्टिसिपेशन से कहीं दूर चलता रहता है, जहां अक्सर एक कैंडिडेट को उसकी मेरिट या पब्लिक सर्विस रिकॉर्ड के बजाय लॉयल्टी, मनी पावर, कास्ट, रिलीजन और फैमिली कनेक्शंस की वजह से मौका दिया जाता है, जो फेयर डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में पार्टीज का RTI के अंडर आना भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा, जहां वो पॉलिटिकल पार्टीज के सिलेक्शन प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग के साथ ही साथ पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। साथ ही एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स को फेयर चांस देकर इन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जनता की सेवा की भावना को भी बढ़ावा देगा, जहां उन्हें पता होगा कि इसी के बल पर ही पार्टी या सरकार में उनका पद निर्धारित होगा, न कि किसी अन्य कारण से। इसी जरूरत को समझते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने आज से 2.5 दशक पहले मई 1999 में भी रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज टॉपिक पर बनी अपनी 170th रिपोर्ट में भी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी की रिकमेंडेशन सामने रखी थी। मगर ताज्जुब की बात यह कि आज तक इस रिकमेंडेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को पूरे तरीके से RTI एक्ट के अंडर लाने से न केवल इन पार्टीज की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे देश में भी करप्शन और पावर के मिसयूज को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही RTI के अंडर होने से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे मनी सोर्सेज के साथ सांठगांठ करने पर भी अंकुश लगेगा। ऐसे में जहां आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चुनाव के पहले पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल बैकिंग देकर इलेक्शन जीतने के बाद इसके बदले में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनसे फेवरेबल पॉलिसीज बनाया जाना एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं RTI के अंदर इस तरह की हर डिटेल पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाने और उसके चलते लीगल रिपरकशन के डर से इस क्रोनी कैपिटलिज्म पर भी लगाम लगाई जा सकेगी, जिससे पब्लिक पॉलिसीज में कॉर्पोरेट हाउसेस और खासतौर पर फॉरेन फंडिंग की आड़ में बढ़ रहे इन्फ्लुएंस पर भी लगाम लगेगा, जिससे भारत की सोवेनिटी और नेशन की इंटीग्रिटी को भी सेफगार्ड किया जा सकेगा और ये इंश्योर किया जा सकेगा कि राष्ट्रहित के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। दोस्तों जिस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करने का काम किया है, वैसे ही अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी RTI के अंडर आ जाती हैं तो इससे भारत के नागरिकों और खासतौर पर वोटर्स का भी एम्पावरमेंट होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चलते वोटर्स पार्टीज से वो इन्फॉर्मेशन भी क्लेम कर पाएंगे जो अब तक उनसे छुपाई जाती थी। ऐसे में वोटर्स इलेक्शंस के दौरान एक बेटर इन्फॉर्म्ड चॉइस बना पाएगा। साथ ही उनके द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस के लिए कहीं ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएंगी। और दोस्तों जब ऐसा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी चुनावी दावपेच के बजाय जनता से ही जुड़े हुए मुद्दों पर ही फोकस करना जरूरी हो जाएगा, जिससे देश की पॉलिटिक्स और इलेक्शन प्रोसेस में जनता का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, जो होना भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मगर अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के RTI के अंडर आना इतना लाभकारी है तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध क्यों कर रही हैं? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अगर हम एथिकल इश्यूज को अलग कर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति का मतलब ही दांवपेच और कूटनीति है, जहां सत्ता के लिए कुछ चालें चलना आम बात है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जैसी प्राइवेट एंटिटीज का यह दावा है कि उन्हें आरटीआई के अंडर लाने से उनके इंटरनल फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पर एक बुरा असर पड़ेगा, जहां अगर उनका हर डिसीजन हर समय एक पब्लिक स्क्रूटनी में रहेगा तो उन्हें अपनी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल और टैक्टिकल डिसीजंस भी पब्लिक करने होंगे, जिसका सीधा फायदा उनके पॉलिटिकल राइवल्स या एडवर्सरीज को मिल सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंडर अगर अपने अपकमिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, फंडिंग सोर्सेज, मेंबरशिप डिटेल्स और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य होती है तो इस इंफॉर्मेशन को उनके खिलाफ मिसयूज किया जा सकता है, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स इसे मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटीज ना होकर एक प्राइवेट एंटिटी है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का यह कहना है कि आरटीआई एक्ट उन पर एक अनड्यू प्रेशर डालेगा। दोस्तों इन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज इस ओर भी इशारा करती हैं कि आरटीआई एक्ट से कंप्लाई करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके लिए आरटीआई क्वेरीज और अपील्स जैसे टाइम कंज्यूमिंग मसलों से डील करने के लिए उन्हें हर स्टेज पर स्पेसिफिक मैन पावर और वर्कफोर्स बिल्ड करनी होगी। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इन सब के लिए डाइवर्सिफाई करने की भी जरूरत होगी, जिसका उन पार्टीज की कोर एक्टिविटीज पर एक बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कैंपेनिंग और गवर्नेंस जैसे इश्यूज को रिस्पॉन्सिबली फॉर्म और इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के बजाय इसी ओर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगी। दोस्तों इन सब के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल गवर्नेंस को आरटीआई के एम्बिट में लाने से कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेसेस और डिसएग्रीमेंट्स विद इन द पार्टी जैसे सेंसिटिव इश्यूज भी पब्लिक हो जाएंगे, जिससे न केवल पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर मेंबर्स के बीच डिसेंट और डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो सकता है, बल्कि इससे हर पार्टी में एक इंटीग्रल कॉन्फ्लिक्ट या स्प्लिट जैसा मुद्दा भी खड़ा हो सकता है, जिसके चलते न केवल इन पॉलिटिकल पार्टीज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं, बल्कि इससे भारत का मल्टी पार्टी सिस्टम ही पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो सकता है। दोस्तों समय समय पर सरकार देश के लिए सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि फॉरेन पॉलिसी स्टैंस, डिफेंस स्ट्रेटजी या किसी इंटरनल सिक्योरिटी इशू पर बहस या फिर डिस्कशन करने के लिए मल्टी पार्टी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं, मगर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन मीटिंग्स को पब्लिक नहीं किया जाता। ऐसे में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के पास नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिनका पब्लिक होना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस ओर इशारा करते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से आरटीआई के अंडर आ जाती हैं तो हो सकता है कि उनके पास मौजूद इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिक किए जाने की डिमांड भी, जो कि राष्ट्रहित के लिए गलत कदम होगा। दोस्तों इन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का यह भी दावा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इलेक्शन कमीशन द्वारा एस्टैब्लिश किए गए मोड ऑफ कंडक्ट्स ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को डिसिप्लिन्ड और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए काफी हैं, जहां फाइनेंशियल और दूसरे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन्स पर अवेलेबल हैं। ऐसे में आरटीआई एक्ट के एडेड प्रेशर की जरूरत नहीं है, मगर इन ऑब्जेक्शंस के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट के अंडर लाना एक जरूरी कदम के रूप में दिखाई देता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस तरह के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक कंसेंसस बनाया जाना बेहद ही जरूरी है, जहां डेमोक्रेसी और पब्लिक ट्रस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हुए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम इस इश्यू को आउटराइटली रिजेक्ट करने की बजाय इसकी जरूरत को लेकर एक आम सहमति बिल्ड हो सके, जिसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक हेल्दी डिस्कशन करके उनके कंसर्न्स को समझते हुए आरटीआई एक्ट के क्लॉज को पॉलिटिकल पार्टीज के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही रीडिफाइन या रिक्लासिफाई किए जाने की जरूरत है, जिससे सेंसिटिव इश्यूज को समझते हुए इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस को आउटलाइन किया जा सके, जिससे जरूरी विषयों पर ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर की जा सके और कुछ मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज की ऑटोनॉमी भी हो। इन सब के साथ ही आरटीआई एक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू करने के साथ ही साथ इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन के टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर को लेकर भी गाइडलाइंस रिस्टैब्लिश करने होंगे, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज पर कम से कम बर्डन डालते हुए रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी प्रोसेस को स्टैब्लिश किया जा सके। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंडर लाने की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस दिशा में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाने की जरूरत है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज पर इसे इम्प्लीमेंट करने की डिमांड का प्रेशर जनता की ओर से भी डाला जा सके और इस काम में सिविल सोसाइटीज और मीडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की नीड को समझते हुए
उनको आरटीआई के अंडर लाना न केवल लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिहाज से जरूरी है, बल्कि मेजर्स इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एथिकल और मोरल इंपेरेटिव्स को भी रीइंफोर्स करने का काम कर सकता है, जो कि भारत और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत होगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।